मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के सिंह आपका इस उड़ान आईएएस में स्वागत करता हूं। आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो बेहद ही शानदार और रोचक है। सबसे पहले कई सारी मिथ है जो सिविल सर्विसेज को लेकर के सोचते हैं, सीजीपीएससी के डिफरेंट सीबीसीएस मतलब सीजीपीएससी को लेकर के सोचते हैं, तो उसको लेकर के थोड़ी सी एक जो आपके मन में जो एक डाउट है उसको लेकर के मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। सिविल सर्विसेज एक डीप कॉन्सेप्ट है। सिविल सर्विसेज केवल एक एग्ज़ाम नहीं है। सिविल सर्विसेज एक सोच है आपकी। सिविल सर्विसेज है कि आप किसी टॉपिक को कितना समझकर उसके एप्लीकेशंस क्या समझते हैं। एक सिविल सर्वेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है इस बात को लेकर के कि जो इंडिया में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या कहते हैं किसी सोसाइटी में, उसके क्या मायने हैं सोसाइटी में, और उसको पढ़ करके वो किस हिसाब से अपने आप को एज अ सिविल सर्वेंट यूज करता है। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितने सारे लोग हैं, चाहे वो पढ़े हों या जो नहीं पढ़े हों, उनको एटलीस्ट अपने जो चीज़ें हैं उस बारे में थोड़ी सी एक इतनी नॉलेज तो ज़रूर होनी चाहिए कि जिससे इंसान क्या है कि अ, अपने राइट्स ड्यूटीज इस सब बारे में क्या है अवेयर हो जाए। इसी वजह से मैं एक बात कहता हूं कि आप सभी लोगों को एटलीस्ट कम से कम एक राइट ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो, पार्लियामेंट हो, इन सब के बारे में एटलीस्ट चीज़ें आपको इतना समझना चाहिए। आज जो क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ये है कि जो सिविल सर्विसेज है वो किस हिसाब से कैसे क्वेश्चन फॉर्म करता है और जो सीजीपीएससी है वो कैसा फॉर्म करता है। दोनों में डिफरेंस भी समझें। दोनों में ज़मीन और आसमान के जैसे डिफरेंस है। सीजीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। यूपीएससी में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है उसे मतलब कि अ, वो देखने की कोशिश करते हैं आपके उसमें जो राइटिंग स्किल्स है वो कितना ज़्यादा परफेक्ट, यानी इस पे कोशिश होती है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं आप ही लोगों से ये बात करता हूँ कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। बस सिर्फ इतने ही चीज़ें हैं और बाकी धीरे धीरे करके एक एक बातें आप खुद समझते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा, ठीक है, चलिए। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल साइंस। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, तो बात पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की नहीं है। ठीक है, बात ये है कि आप उन चीज़ों को कैसे अप्रोच के रूप में देख पाते हैं, तो ये देखेंगे हम। तो चलिए, एक वर्ड है पॉलिटी। पॉलिटी को हिंदी में कहते हैं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। पॉलिटी के बाद इसी में एक वर्ड आता है आपके बीच में, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कहते हैं हम संविधान। एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे उनके लिए आप सब लोग जो बैठे हैं कि एटलीस्ट कम से कम ये तो जानिए कि संविधान क्या है और राज व्यवस्था क्या है। इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी डेप्थली तो धीरे धीरे। और तीसरा सिस्टम एक देखेंगे हम दोस्तों, वो है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। तो आप ही में से कुछ लोग ये बात बताइए कि क्या डिफरेंस है इसके बीच में। और थोड़ी सी आप याद रखिएगा कि चीज़ों को लाइटली ना सोचिए,
जो पढ़ने के अप्रोच हैं अपने सिस्टम को चेंज कर लीजिए। जितना बेटर चेंज करेंगे, डेफिनेटली मैं बात बता रहा हूँ, उतना मतलब जल्दी होगा कि सिलेक्शन होगा आपका। अप्रोच चेंज करना मस्ट कंपलसरी है आपके लाइफ में। तो चलिए, अच्छा आप लोग कितने लोग, चलिए बताइए आपकी पॉलिटिकल जो पॉलिटी है उसे कहते क्या है। तो सीधी सी बात यह है कि जब हम राज व्यवस्था की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे है कि हाउ टू रन द स्टेट, हाउ टू रन और ऑपरेट 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 द स्टेट। स्टेट मतलब कि राज्य को कैसे संचालित किया जाए। एक लाइन में अगर कहें, राज्य को कैसे संचालित किया जाए। ठीक है, मतलब राज्य कैसे चलेगा। तो जब भी राज्य चलेगा दोस्तों, तो कोई भी स्टेट में या कोई भी कंट्री हो, जिसे इंडिया इज अ स्टेट, यू नो दैट द इंडिया, भारत एक राज्य है, तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि वो अगर चलेगा तो किसी रूल्स से चलेगा, कोई लॉ से चलेगा, ठीक है, या कोई एक सिस्टम डेवलप्ड होगा उसके थ्रू चलेगा। तो ये जो स्टेट चलते हैं दोस्तों, दैट मीन्स ये जो राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, सपोज करिए कि जो हमारी काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है या लेजिस्लेटिव असेंबली है या पार्लियामेंट है, ये जो लॉ मेकिंग बॉडी हमारी है, ये कैसे चलेगी। कोई भी स्टेट को मतलब कि ऑपरेट करने के लिए मस्ट कंपलसरी ये बातें होती हैं कि लॉ कैसे बनेगा। क्योंकि अगर कोई कानून है तो किसी कानून के द्वारा चलेगा या राजा के अपने ओरल ऑब्जेक्टिव्स से चलेगा, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो किसी भी स्टेट में हो सकता है डेमोक्रेसी नहीं है, किंगशिप सिस्टम है, तो वहाँ पे राजा की व्यवस्था दिखाई देगी आपको। लेकिन अगर कोई एक डेमोक्रेसी में है तो वो जो वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम्स है, वहाँ की पार्टीज जो है या पार्टी सिस्टम्स है, वो कैसे काम करके एक स्टेट को आगे लेकर जाती है, और इसका सबका एक ही उद्देश्य है कि एक हेल्दी एंड गुड लाइफ देना अपने सिटीजन्स को। सब एक मोटिव है, बस इतना। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो द स्टेट कहते हैं हाउ टू रन द स्टेट, स्टेट कैसे ऑपरेट करेगा, देन दैट मीन्स द स्टेट रन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट मीन्स कि जो राज की जो व्यवस्था है, हमारी राज व्यवस्था, वो हमारे संविधान से चलेगा, ठीक है ना। तो जो संविधान से चलेगा, दैट मीन्स इसका सीधा सा फंडामेंटल है दोस्तों कि ये क्या होगा कि ये एक फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल लॉ है। ये क्या है, बेसिक फंडामेंटल लॉ है, बेसिक फंडामेंटल लॉ, बेसिक फंडामेंटल लॉ। तो जो संविधान है एक मूलभूत कानून है, आप ऐसे समझ लीजिए इसे, एक मूलभूत कानून है, ठीक है, मूलभूत कानून है। दैट मीन्स कि द एनी स्टेट रन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कोई भी राज्य किससे चलेगा, एक संविधान से चलेगा, बस इतना याद रखिएगा। तो दैट मीन्स जो संविधान है, ये संविधान एक जो भी बनेगा एक रिटन होगा। क्या होगा, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है। ये क्या है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है, रिटन डॉक्यूमेंट है। ये क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब यह एक लिखित संविधान है। क्या है, लिखित संविधान है, लिखित, यह क्या है, लिखित संविधान है। तो अभी तक जो आप देख रहे थे उसका सिस्टम क्या है, एकदम अलग है। ये एक लिखित संविधान है। तो जो लिखित संविधान है, दैट मीन्स जो भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में होगा उसमें ओरल ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होगा, रिटन होने की वजह से क्या होगा कि दैट मीन्स बेस्ड ऑन द एविडेंस, किस पे, एविडेंस होगा। तो रिटन डॉक्यूमेंट्स है। तो ये जो लिखित संविधान है,
इसमें और क्या होगा, वही लिखित, लिखित में क्या चीजें होंगी, तो एकदम सिंपली बात बता रहा हूं। लिखित दैट मीन्स क्या है कि जो सिटीजन्स राइट है, सिटीजन्स राइट, सिटीजन राइट एंड सिटीजन ड्यूटीज, सिटीजन राइट, सिटीजन ड्यूटीज एंड गवर्नमेंट राइट, गवर्नमेंट राइट एंड ड्यूटीज, राइट एंड ड्यूटीज are in the written form, are in the written form। तो दैट मीन्स से क्या कहते हैं कि जो हमारी बेसिक फंडामेंटल लॉ है रिटन है, और दूसरी क्या है कि वो लिखित रूप में नागरिकों के अधिकारों कर्तव्यों की बात करता है, सरकार के अधिकारों और कर्तव्यों की बात करता है। दोस्तों ये दोनों क्या है, रिटन है बेसिकली, ठीक है। तो अब ये बात आ जाती है कि डिफरेंस क्या है, तो ये है। अब ये बेसिक फंडामेंटल, तो कोई भी स्टेट रन करता है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक बेसिक फंडामेंटल लॉ है। तो जो बेसिक फंडामेंटल लॉ है आप इसको ऐसे देखें। अब यहां पे तीसरा वर्ड आ जाता है एक राजनीति विज्ञान, क्या है, राजनीति विज्ञान, ठीक है। एक होता है राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान का मतलब सीधा सा ये होता है कि जहां पे साइंटिफिक अप्रोचेज होते हैं, स्टडी, जहां पे स्टडी हो, मतलब स्टडी ऑन द बिहाफ ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉलिटिकल साइंस होते हैं उसमें क्या होता है, कई सारी चीजें हैं। पॉलिटिकल साइंस में क्या पाया जाता है, हमेशा इनका जो अप्रोच होगा वो साइंटिफिक होगा, साइंटिफिक होगा, ठीक है ना, वैज्ञानिक होगा। इसमें डेटा होगा, डेटा एनालिसिस होगा, डेटा एनालिसिस होगा, एनालिसिस सॉरी, डेटा एनालाइज होगा या डेटा एनालिसिस कह लीजिए। इसमें क्या होगा, पैटर्न होगा, क्या होगा, एक पैटर्न होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, डेटा एनालिसिस होगा, पैटर्न होगा, ठीक है। और उसके बेस पे हम थ्योरीज ड्रॉ करते हैं, क्या थ्योरीज होती है। तो ये सारे जब हम पाए जाते हैं, विज्ञान होने के लिए क्या है दोस्तों कि उसमें एक डेटा हो, पैटर्न हो, और उसे साइंटिफिक हो, और थ्योरी के बेस पे उसे प्रूव्ड किया जा सके। तो पॉलिटिकल साइंस में भी ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। इसीलिए क्या है कि पॉलिटिकल साइंस को केवल एक पॉलिटी के रूप में नहीं सकते, इसे एक विज्ञान के रूप में भी कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाएगी, गवर्नमेंट कैसे काम करती है उनके डेटास क्या उस बेस पे काम होगा। तो ये एक सिस्टम्स है जो पॉलिटिकल साइंस एक राजनीति विज्ञान को एक स्टैंडर्ड के रूप में देखने की क्राइटेरिया बनती है। अब इसी के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और दो चीज़ों पे देखेंगे। तो ये एक तीनों में डिफरेंस है। कभी आपको बीच में कोई भी ऐसे पूछ लेता है तो डेफिनेटली एटलीस्ट कम से कम आप कुछ बातें कर पाएँ। देखिए सिविल सर्विसेज जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो ब्लैंक नहीं होते किसी भी तरीके से कि ये है तो है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम पॉलिटिक्स की दुनिया से आगे बढ़ते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो जो संविधान है हमने बताया कि क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट्स। इन दिस डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट राइट, गवर्नमेंट ड्यूटीज, सिटीजन्स राइट, सिटीजन ड्यूटीज आर इन द रिटन फॉर्म। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक फंडामेंटल लॉ। तो हमने कहा कि संविधान क्या है, नागरिकों के अधिकारों कर्तव्यों, सरकार के अधिकारों कर्तव्यों का एक लिखित दस्तावेज है। दैट मीन इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बेसिक या मूलभूत कानून है जिसके तहत एक स्टेट रन करेगा, ठीक है। तो संविधान भी टू टाइप्स के होते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कितने टाइप्स के हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन टू टाइप्स के होंगे। बेसिकली संविधान दो प्रकार के होगा।
कौन कौन से 2 टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे? नंबर एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं लिखित संविधान। ठीक है, जब हमें बात ही कर लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंट है, तो कुछ ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशन होंगे जहां पे रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। तो एक तो रिटन है लिखित संविधान, दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये उन सारे ही लोगों के लिए है जिन्होंने पहली बार पॉलिटी को देखना समझना शुरू किया होगा। ठीक है, एक है अलिखित संविधान के रूप में हम इसे देखते हैं। क्या है? अलिखित संविधान। ठीक है, तो जो अलिखित संविधान है दैट मीन्स कि यहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ऐसे है। अब सवाल यह है कि लिखित और अलिखित के बीच में जब हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो आपको ये जानना पड़ेगा। लिखित का मतलब ये है कि द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। तो दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो भी कोई एक डिसीजन होगा, दैट मीन्स व्हेन यू आर चैलेंजिंग योर राइट्स इन द कोर्ट। ठीक है, अगर आप अपने अधिकार को लेकर के न्यायालय में चुनौती देते हैं एक हिसाब से, या किसी बात को लेकर के डिसएग्रीड हैं, आप जस्टिस चाहते हैं, तो यू आर गो टू द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट दैट मीन्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या एनी अदर, जहाँ वाट एवर योर नेचर ऑफ द केस, वो आप जहाँ भी जाएं आपके केस के प्रकृति के अनुसार से। आप यू आर गोइंग फॉर द फंडामेंटल राइट, यू आर गोइंग टू द, यू आर चैलेंजिंग द, आप कहाँ कर सकते हैं? हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। तो वो नेचर ऑफ द केस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सिंपली बात ये है कि अगर आप देखें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो दैट मीन्स कि जो वर्डिक्ट होगा, जो डिसीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन। तो यहाँ पे एविडेंस बेस्ड होगा। क्या होगा? एविडेंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड होगा सब। ये किस रूप में होगा? लिखित रूप में होगा। किस रूप में होगा? लिखित होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी साक्ष्य आधारित, लिखित नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? ये साक्ष्य आधारित होगा। साक्ष्य आधारित जो कोई भी होगा, जैसे आप जाते हैं जब कोर्ट में किसी बात को लेकर के, तो कहते हैं यहाँ पे जो कुछ भी आप बात करेंगे वो उसी बात करेंगे क्या वो एविडेंशियल बेस्ड है या नहीं है। अगर एविडेंस बेस्ड नहीं है तो उसकी हम डिस्कशन या चर्चाएं नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होगा कि एविडेंस बेस्ड होते हैं। ये क्या होता है यहाँ पे कि एविडेंस नहीं होते हैं। यहाँ पे जो होते हैं एविडेंस नहीं होते हैं, एविडेंस नहीं पाया जाएगा। अब कैसे बात करिए? तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि दुनिया का कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरी तरीके से रिटन ना हो। ठीक है ना, कंप्लीटली कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बना जो अनरिटन हो। ब्रिटेन इस मामले में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, बात बता रहा हूँ कि जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को ये कहा जाता है कि ये एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये किस में आ जाता है दोस्तों? ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो ब्रिटेन का संविधान है ये एक ब्रिटिश संविधान के रूप में आता है। ये इसका जो डेवलपमेंट है दोस्तों, ये थ्रू द चार्टर हुआ है। एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो 400 ईयर के आसपास में बिफोर से है ये। मतलब कि आप कह सकते 400-500 ईयर बिफोर से। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ब्रिटेन में आया, पार्लियामेंट की बात करता हूं मैं, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम ब्रिटेन में वो 1632 में आ गया था। कब? 1632 में। तो आप ये सकते अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो ये तो कह ही नहीं सकते कि रिटन नहीं है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है। लेकिन ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो रिटन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सिंपली किस पर दे देते हैं डिसीजन? एक कह सकते हैं कि रिटन नहीं, एक मैनर्स पे देते हैं, संस्कार पर देते हैं।
जैसे संस्कार क्या होता है, मान लीजिए कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, आपको भी पता है, हमको भी पता है, करना भी चाहिए, करते भी हैं। जैसे ये कोई चीज़ मान लीजिए कि पूजा पाठ करने की एक विधि है, ठीक है, और हर कोई एक सोसाइटी में जो है, अगर एक ही सोसाइटी के लोग हैं, एक ही मैनर्स के रहने, संस्कार के रहने वाले लोग हैं, और अगर वो एक पूजा लाइन में लग के जाते हैं, पूजा करते हैं, और उसके लिए किसी संविधान बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर संविधान बनाने की ज़रूरत ही नहीं है इस बात के लिए, तो ओबियस सी बात है कि फिर वो क्या वो जो लाइन से पूजा करने के लिए लोग जा रहे हैं, क्या वो उस पूजा के लाइन में अगर नहीं लगते हैं तो क्या रूल के अगेंस्ट होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज़, अब हर कोई जो पूजा पाठ कर रहा है उसके अपने मेथड्स हैं। मान लीजिए किसी की सोसाइटी में, किसी एक मतलब कि क्लास में पूजा करने का सिस्टम अलग हो, ठीक है, मैनेजमेंट का राइट अलग हो, लेकिन अगर वो 100 सालों से, 50 सालों से ऐसा होता आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ऐसा होगा, आगे भी लोग ऐसा करेंगे, तो आपके संस्कारों के अगेंस्ट होगा और वो कहीं पे लिखा नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी लड़की को देखना, जैसे किसी लड़की को कितने सेकंड तक लगातार आप देख सकते हैं, ये कहीं रिटेन नहीं है, यूरोप में हो या कहीं और। तो ये अब क्या होता है कि आदमी को जानते ही हैं इस बात को लेकर के कि देखने का तरीका, कहते हैं कि लड़कियां हो या कोई भी हो, उसके पास सिक्स सेंस होता है, वो पहले ही समझ लेते हैं कि आप उन्हें किस नज़र से देख रहे हैं। तो आप अगर कंटिन्यू देखते हैं तो सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील होता है। तो यूरोप वगैरह में क्या है कि इस बात को लेकर के पहले से ही बहुत जागरूकता है कि अगर ऐसा कोई कंटिन्यूअस देखता है तो वो डायरेक्ट अनएथिकल होगा और आपको कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में ये देखने वाली जो परंपरा है, ये किसी को इस तरीके से अगर नहीं मतलब कि अपील करते या आप इस तरीके से मैनर्स नहीं है वहाँ पे, तो इस बेस पे भी आपको सजा हो जाएगी कोर्ट से। लेकिन अगर इंडिया में आ जाएं तो इसमें क्या है कि जैसे 2013 के पहले जब एक बहुत ही दामिनी केस आया था, दामिनी केस हुआ मतलब कि दिल्ली में, तो वहाँ से एक नई नैरेटिव क्या डेवलप हुआ कि वहीं पे एक बाद एक लॉ पास किया गया कि अगर किसी भी मतलब लड़की को 14 सेकंड तक लगातार आप देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वायलेशन ऑफ द लॉ होगा और आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर पाएंगे और आपको नॉन बेलेबल जेल होगी। तो अब सवाल यह है, क्योंकि वो लड़की अगर अपील कर देती है इस बात को लेकर के, वो अपोज करती है, तो उस क्वेश्चन ये है कि जब ऐसा सिस्टम लॉ नहीं था हमारे यहाँ तब तो हम कर रहे थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते। अब अगर करेंगे कोर्ट में चैलेंज होगा। अब आपके मन में ना बड़ी ख्याली पुलाव पक रहा होगा इस बात को लेकर के कि नहीं, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, मेरे पास ये पावर है, ठीक है, मैं 14 सेकेंड तक देखूंगा, 13 सेकेंड तक देखूंगा, उसका सर नीचे कर लूंगा अपना, मतलब पल के नीचे कर लूंगा मैं, आंखें नीचे कर लूंगा मैं। बट ऐसा नहीं है, आप ऐसा कर लिए हैं, इसे प्रूफ करना पड़ेगा आपको, और प्रूफ करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी कि आपने नहीं देखा। लड़की नहीं बताएगी, वो तो कहेगी इन्होंने देखा है, और कोर्ट वही मानेगा जो वो लड़की कहेगी। तो ये हमेशा याद रखिएगा इस बात को लेकर के कि ये कभी भ्रम की स्थिति आपके मन में ना आए। मैं जान रहा हूँ कि आपके दिलों में क्या चल रहा है, लेकिन फिलहाल इतनी ही चीज़ें याद रखिएगा कि प्रूफ्ड आपके ऊपर है, और ऐसा करने की कोशिश भी मत करिएगा, नहीं पता लगा कि आप जेल में होंगे और साहब मुझे याद कर रहे होंगे उस समय कि मैंने क्या आपसे बोला। तो दैट मीन्स क्या है कि जहाँ पे डिसीजंस एविडेंस बेस्ड होता है, और जहाँ पे एक क्या होता है कि मैनर्स के बेस में मतलब कि चीज़ों पे हो जाती है, संस्कारों पे, परंपराओं पे। दैट मीन्स हम यहाँ बात कर सकते हैं कि परंपरा एक वर्ड जो है ना, परंपरा, ट्रेडिशंस, परंपरा के आधार पर अगर कहीं डिसीजन दे दिया जाता है, वो ब्रिटेन में है। इसीलिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी सी बातें हैं, और अब इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे। अब एक था कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा इसी में एक वर्ड आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो मतलब क्या, जनरली जितने सारे टीचर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे बात नहीं करते हैं, बट यूपीएससी को बता देता हूँ, क्वेश्चन पूछती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में थोड़ी जानें।
फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट, शेड्यूल, इसके बारे में जानेंगे और फिर धीरे धीरे करके हम टॉपिक पे आने की कोशिश हमारी होगी। देखिए, तो एक तो ये होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरी बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे पूरी दुनिया की कौन जैसे अमेरिका है, इंडिया है और सारे जो कंट्रीज़ के हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से क्या है, रिटन है। बट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से क्या है, अनरिटन है। ये इतना याद रखिएगा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में काउंट किया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट्स है, मोनार्क है, बट सबके राइट एंड ड्यूटीज पूरी तरीके से क्या है दोस्तों, डिफाइंड है। वहाँ किसी भी टाइप से ये नहीं कह सकते कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ूंगा अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें अब आपको धीरे धीरे काम की चीज़ें नजर आएंगी जो वाकई में आपकी ज़रूरत है। जैसे एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, संविधान, ठीक है। और दूसरा वर्ड है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक वर्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, 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 इसको हिंदी में कहते हैं संविधानवाद, संविधानवाद, ठीक है। तो दो शब्द आया, एक है संविधान, दूसरा है संविधानवाद। देखिए संविधान क्या है दोस्तों, हमने पहले बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक फंडामेंटल लॉ। ये क्या है, बेसिक फंडामेंटल लॉ है, बेसिक फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे सारे जो पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं, वो सारी बातें यहाँ पे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है कि पावर एंड ड्यूटीज ओरिजिनेट, मतलब कि पावर, सत्ता जो होती है, अथॉरिटी, सत्ता, सत्ता क्या है, द अथॉरिटी, अथॉरिटी जनरेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, जनरेट और ओरिजिनेट, ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिमिटेड फ्रॉम द, लिमिटेड फ्रॉम द, लिमिटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसका मतलब यह है कि जो सत्ता है, सत्ता, सत्ता संविधान से मिलती है, संविधान से मिलती है, संविधान से मिलती है और संविधान के द्वारा ही सीमित होती है, और संविधान के द्वारा ही सीमित होती है। संविधान के द्वारा ही, संविधान के द्वारा ही सीमित होती है, सीमित होती है। संविधान के द्वारा ही सीमित होती है, ठीक है। तो ये कि कॉन्स्टिट्यूट जो पावर अथॉरिटी, दैट मीन्स क्या है कि नो एनी अथॉरिटी इज एबव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा संविधानवाद में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, याद रखिए यहीं से चीजें अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की देखें, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दैट मीन्स क्या आपने देखा कि दैट मीन्स नो एनी अथॉरिटी, नो एनी अथॉरिटी, नो एनी अथॉरिटी एबव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन
मतलब क्या है कि कोई भी सत्ता संविधान से बड़ी नहीं है। कोई भी सत्ता संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान से ऊपर नहीं है। इसका मतलब एक पॉइंट और यहां पे देख सकते हैं आप इस बात को लेकर के कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहां ये किया आ जाता है कि दैट मीन्स यहां पे क्या है, रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ है अर्थात यहां पे कानून या विधि का शासन है। विधि का शासन है। और दैट मीन्स यहां पे इसका मीनिंग ये हो गया कि कोई भी सत्ता, मतलब कि अब संविधान और संविधानवाद का मतलब ये है, संविधान तो लॉ है लेकिन संविधानवाद में क्या होता है, खुद से फॉलो करना पड़ता है। ये क्या करता है कि जैसे भाई एक तो ये है कि पार्लियामेंट में या प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के पावर ड्यूटीज डिफाइंड है, लेकिन उनके पावर और ड्यूटीज को कोई जो लेजिटिमेसी हो उससे एक्सेप्ट करे, मतलब कि पब्लिक हम उसे माने। तो संविधानवाद में क्या होता है कि हम सरकार की सत्ता को मानते हैं कि जो ये काम कर रही है संविधान के अनुसार काम कर रही है। इसीलिए ये यहाँ पे जो डिक्टेटर होता है दोस्तों, डिक्टेटरशिप होता है, एनार्की होता है, इन सबको पूरी तरीके से क्या है, डिनाई किया जाता है, इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये मान लीजिए कि कोई रूल ऑफ लॉ होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहता है कि अगर आप लॉ के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको पनिश किया जाएगा, सिंपल से वर्ड में समझ लो आप। तो इसीलिए जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा वहां पे कई सारे इनके पिलर्स पाए जाते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इसके कई सारे पिलर हैं, जहां पे इसके पिलर कह लो या इसके फीचर कह लो, इसकी विशेषताएं हैं संविधानवाद की। क्या क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, जैसे सबसे पहली बात तो क्या होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, जो हमने बताया कि जहां पे संविधानवाद होगा वहां कानून का शासन होगा। किसका होगा? कानून का शासन। दूसरा क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी होगा। दूसरा क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होगी। अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व होगा, अकाउंटेबल, या कह सकते हैं कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी। वो क्या होगी? अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी। अकाउंटेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट। यहां पे क्या होगा? उत्तरदायी सरकार होगी। उत्तरदायी सरकार होगी इसमें, एक तो ये पाया जाएगा। दूसरा क्या है यहां पे अकाउंटेबल गवर्नमेंट के बाद तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा ये है अकाउंटेबल गवर्नमेंट के साथ कि एक ऑटोनॉमस जुडिशियल सिस्टम होगा या इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। यहां पे क्या होगा कि स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। न्यायपालिका होगी। ठीक है, मतलब अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, दैट मीन्स कि कोई भी इंसान, कोई भी गवर्नमेंट होगी वो लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगी। अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब ये होगा कि आप इसको ऐसे समझ लो कि कोई भी सरकार जो काम करेगी हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, अब सपोज करिए कि आपने इलेक्शन किया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, तो भारत में जो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन होता है लोकसभा का, और वो सारे ही लोग इलेक्ट होकर के सारे कहा जाते हैं दोस्तों, जो ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट याद रखिएगा, जो ये संसद है, इस संसद में दो बातें आती हैं। नंबर 1, पहली बात तो ये है यहाँ पे
हाँ, सबसे पहली बात यह है कि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा है, तो हम चुन करके कहाँ भेजते हैं? लोकसभा में। और जैसे ही लोकसभा में भेजते हैं तो यहाँ पे क्या है, सारे ही लोकसभा के मेंबर मिल करके अपना एक लीडर चुनते हैं और वो लीडर ऑफ हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है? लीडर ऑफ हाउस। तो जो लीडर ऑफ हाउस होता है वही प्राइम मिनिस्टर होता है। क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो दैट मीन्स क्या होता है कि जो लीडर ऑफ हाउस है वो टोटली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो हमने चुना क्या है? लोकसभा के मेंबर को, और इन्होंने क्या चुना है? प्राइम मिनिस्टर को। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंटेटिव है हमारे। हमने चुनाव किसका किया है? इलेक्शन किया है मेंबर ऑफ लोकसभा का, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हुए, और उन्होंने चुनाव किया किसका? प्राइम मिनिस्टर का। तो दैट मीन्स कि क्या है कि हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, इस हिसाब से आप देखेंगे। तो दैट मीन्स रूल ऑफ, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में इसके कई सारे पिलर्स हैं और भी, जिसकी हम कल डिस्कशन करेंगे। इसीलिए क्या होता है कि अब ये सारे उत्तरदायी होंगे किसके? पब्लिक के प्रति होंगे। इसीलिए क्या कहा जाता है? अकाउंटेबल। जो भी सरकार काम करेगी वो अकाउंटेबल होगी किसके प्रति? जनता के प्रति होगी। तो इससे मिलते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें अकाउंटेबिलिटी, जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, कई सारी चीजें इसमें आ जाएगी। वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की क्या हो जाएंगी? चीजें। ठीक है, तो आप मिलते हैं कल, हम इस पे देखेंगे कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, हम कितने आर्टिकल, शेड्यूल, इस पे चर्चा करेंगे, और फिर हम धीरे धीरे करके एक टॉपिक पे आएंगे। और एक इसी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे एक क्वेश्चन भी मैं लिखने के लिए आपको दूंगा, आप रेडी भी रहिएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लासेज है हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, आज यहीं बंद करते हैं। कल मिलते हैं, और आप लोग कल आइएगा और इसे अच्छे से समझेंगे। थोड़ा टाइम दीजिए, बिगिनिंग है और चीज़ें अच्छे समझ आएंगी। थैंक यू।